हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आज लेकर आई हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 के सीरीज में जो हमारा क्रम से चल रहा है। आज का हमारा क्रम है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी। पेपर 2 में मैं हिंदी का क्लास लेती हूँ। यूनिट 3 साहित्य शास्त्र, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारा, जिसको हमने 5 भागों में बांटा था। थोड़ा बड़ा यह यूनिट था हमारा, तो अच्छे से समझने के लिए इसे हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, 5 डे में डिवाइड किया। इससे पहले के वीडियो में साहित्य शास्त्र का यूनिट 3 का हम 3 वीडियो देख चुके हैं। हमने पहले भारतीय काव्य परंपरा और सिद्धांत को देखा, संप्रदाय को देखा। उसके बाद पाश्चात्य संप्रदाय की चर्चा हम कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुक्रम त्रासदी विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का सिद्धांत देखा। आज के इस डे 4 में, साहित्य शास्त्र के डे 4 में हम देखेंगे टी.एस. एलियट का नैर्विकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत और रूसी रूपवाद। तो आपको पाश्चात्य संप्रदाय का या सिद्धांत का पूरी विवेचना आपको देखनी है, क्योंकि आपके जो प्रश्न होंगे इसी से संबंधित होंगे। जब आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कहीं से प्रश्न पूछा जाएगा इनके संदर्भ में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी जो मेहनत है इसके प्रति मैं चाहती हूँ आपके लिए वह कारगर सिद्ध हो और अपने एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। एक एक कर इन सारे सिद्धांतों को हम देखें कि क्या इनका सिद्धांत है और इसकी क्या रूपरेखा है और क्या मुख्य तत्व हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो वही सेम बात, एक एक करके पॉइंट का डिस्कशन हम देखेंगे। डे 4 में टी.एस. एलियट नैर्विकता का सिद्धांत एवं परंपरा की अवधारणा। एक एक करके ध्यान से इसके सिद्धांत को समझना है और जो क्लिष्ट शब्द आते हैं उसका भी हमें पूरा व्याख्या जानना है, उसका क्या मूल भाव है ये हमें समझना है। ठीक है, यह इनके प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। इस सिद्धांत के अनुसार कविता में कवि का व्यक्तित्व और भावनाएं कम महत्वपूर्ण होती है और कविता का मुख्य उद्देश्य एक वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक अनुभव को व्यक्त करता है। यानी किसी व्यक्तिगत भावना को नहीं, सार्वभौमिक अनुभव को यह सिद्धांत व्यक्त करता है। जो काव्य की रूपरेखा होगी, जो काव्य की अवधारणा होगी, वह सार्वभौमिक रूप से होगी और वस्तुनिष्ठ रूप से होगी। यानी ऑप्शन होंगे, विकल्प होंगे। ठीक है, एलियट के नैर्विकतिक सिद्धांत ने कविता को एक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ रूप प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह सिद्धांत काव्य में कवि के व्यक्तित्व से परे एक व्यापक और सार्वभौमिक अनुभव के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, इस सिद्धांत की मुख्य बातें ध्यान से समझिए। आपको प्रश्न में आएंगे कि टी.एस. एलियट का नैर्विकता सिद्धांत क्या था या प्रमुख तत्व कौन थे, या 4-5 पॉइंट दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें कौन सा टी.एस. एलियट का सिद्धांत है या नहीं है, मिलान करें, चिन्हित करें, आदि आदि। तो उनसे जुड़ी सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, अपनी तैयारी मजबूती से करनी है, कुछ भी पॉइंट्स आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो देखिए इसकी प्रमुख मुख्य बातें क्या क्या है नैर्विकता सिद्धांत की। कवि का व्यक्तित्व कम महत्वपूर्ण। नैर्विकता सिद्धांत में एलियट का मानना है कि कवि को अपनी निजी भावनाओं और अनुभवों से ऊपर उठकर कविता को एक व्यापक और वस्तुनिष्ठ रूप देना, यानी सर्व कि जैसे कहते हैं ना, पूरा विश्व हमारा परिवार, उसी अर्थ में वस्तुनिष्ठ होकर व्यापक अर्थ में इसे एक रूप देना चाहिए। वस्तुनिष्ठता,
कविता में कवि को एक वैज्ञानिक की तरह अपने व्यक्तिगत विचारों को त्याग कर वस्तुनिष्ठ रूप से यानी विकल्प के रूप में एमसीक्यू के रूप में विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है परंपरा का महत्व। एलियट ने परंपरा के महत्व पर भी जोर दिया है और कहा है कि कवि को अपनी परंपरा से जुड़े रहना चाहिए और उसे अपने काम में शामिल करना चाहिए। ये सब किसके प्रमुख मुख्य बातें हैं, किस सिद्धांत के, नैर्विकता सिद्धांत के। तो ये सब पॉइंट्स इसमें आएंगे जिसको आपको स्मरण रखना है। नेक्स्ट है उद्देश्य से सापेक्ष, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इस अवधारणा के अनुसार कवि का काम अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करना नहीं है, बल्कि किसी बाहरी वस्तु या घटना के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना है। यह वस्तुगत सहसंबंध कविता को एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है और इसे एक व्यापक दर्शकों के लिए प्रासंगिक बनाता है। तो आपको पूछेगा कि आपका तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, नैर्विकता सिद्धांत का उद्देश्य सापेक्ष किसको इंगित करता है। एक पंक्ति में दिया रहेगा, तो आपको ये अगर पता होगा तो आप सही रूप से आंसर कर पाएंगे। पांचवा इसका मुख्य टॉपिक है सार्वभौमिक सत्य। यह सिद्धांत कविता को एक सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करने का साधन बनाता है। तो ये किसके लिए मुख्य बातें थी, टीएस इलियट के नैर्विकता सिद्धांत की। अब हम देखेंगे टीएस इलियट का परंपरा की अवधारणा, यानी परंपरा के प्रति, जो हमारी परंपरा चली आती है उनके प्रति उनकी क्या अवधारणा है। इलियट मानते हैं कि परंपरा का वह रूप जो अपनी पिछली पीढ़ी तक ही सीमित रहता है, तो इस प्रकार की परंपरा को महत्व नहीं देना चाहिए। यानी कोई भी परंपरा किसी काल विशेष तक सीमित नहीं होती है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने और भविष्य में उसे प्रसारित करने का काम ही परंपरा होती है। तो यहाँ पर उन्होंने परंपरा की अवधारणा में विशेष रूप से यह स्पष्ट किया है कि यह परंपरा को महत्व देना नहीं चाहिए जो अपनी पिछली पीढ़ी तक ही सीमित रहे, बल्कि उसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर समाज में ऐसी परंपरा बनती है कि यह परंपरा जिस काल में सब शुरू हुआ, जिस परिवार से शुरू हुआ वहीं स्थिर हो जाए, वहीं सीमित हो जाए, वह आगे ना जाए, तो इसे क्या कहते हैं, समर्थन नहीं देना चाहिए। ठीक है। टीएस इलियट के अनुसार परंपरा एक ऐसा सिद्धांत है जो साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के अतीत के साहित्य और कला से जोड़ता है। यानी यह क्या करता है, कोई भी परंपरा क्या करती है, हमें कलात्मक रूप से और साहित्य की दृष्टि से भी अतीत और वर्तमान को जोड़ती है। यह केवल अतीत की नकल करना नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया है जहां कलाकार अपनी विशिष्टता को जोड़कर परंपरा के तत्वों को वर्तमान में पुनः स्थापित करते हैं। यानी परंपरा की अवधारणा में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि हम किसी परंपरा की अगर सिर्फ नकल करते हैं तो वह सही रूप से प्रसारित नहीं होता है, क्योंकि हर काल में अपना अपना उसका स्वरूप होता है, अपना अपना संदर्भ होता है। तो उस संदर्भ में वह परंपरा कैसे सटीक बैठे, मानवीय मूल्यों का जिससे हनन ना हो, मानवीय मूल्य उसमें बरकरार रहे, तो उसमें अपनी रचनात्मक शक्ति से और अपने विशिष्ट गुण से उस परंपरा को उसमें जोड़कर उसे नए रूप में स्थापित करना और वर्तमान में उसको चालू करना, यह उनकी परंपरा के प्रति अवधारणा है। समझ गए। आगे देखिए, इलियट की परंपरा की अवधारणा की मुख्य तत्व क्या क्या है। परंपरा का महत्व, परंपरा केवल नकल नहीं, परंपरा का प्रभाव, परंपरा और नैर्विकता, यानी कि निर्व्यक्तिता मतलब पर्सनल, अपने बारे में नहीं सोचना, पूरी तरह से निर्विकार हो जाना सबके प्रति। परंपरा और इतिहास बोध, परंपरा हमें इतिहास का भी बोध कराती है। नहीं, हम अगर अपने पिछले इतिहास को नहीं जानेंगे तो उससे जुड़ी जो बातें हैं प्रतीक रूप में सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वह हमें प्राप्त नहीं होगा। परंपरा का ग्रहण करना, यहाँ को लिखना चाहिए, परंपरा को ग्रहण करना को छूट गया है। यानी जो परंपरा चली आ रही है और जो मजबूती से हमें सही दिशा में हमें
हमारे स्वरूप को वर्णित करती है, उस परंपरा को हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। नहीं किसी दूसरे विदेशी परंपरा को अपनाकर हम विदेशी रंग में रह जाते हैं। नहीं, अपने देश की जो परंपरा है, चाहे हम किसी देश के निवासी हों, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। परंपरा और आधुनिकता। आधुनिक समय में जो परंपरा चली आ रही है, जो सटीक रूप में हमें सही दिशा दिखाती है, तो अगर हम आधुनिक युग से आधुनिक युग की दौड़ में हैं, तो उस परंपरा और आधुनिकता को उसमें समन्वय बैठाकर हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। यही उनकी परंपरा के प्रति अवधारणा है। संक्षेप में इस इलियट की परंपरा की अवधारणा साहित्य और कला को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखती है, जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी परंपरा की अवधारणा में उन्होंने यह स्पष्ट किया है, और यह साहित्य शास्त्र का संप्रदाय है, पश्चिमी साहित्य का। तो उन्होंने कहा है कि साहित्य और कला दोनों के लिए परंपरा के प्रति यह अवधारणा अपने आप में श्रेष्ठ है, और यह अतीत और वर्तमान को एक साथ जोड़ती है, एक साथ प्रभावित करती है, जिससे अतीत से हम कुछ परंपराओं को लेते हैं और वर्तमान में उसे नए रूप में ढालकर फिर उस परंपरा को भविष्य के लिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आई रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत। अब हम इसे देखें एक एक करके। ध्यान से समझना है बेटा, एक एक पॉइंट को आपको उससे संबंधित कहीं से प्रश्न आए तो आपके मन में कन्फ्यूजन ना हो कि यह कहाँ से आया, ये कौन सी बातें हैं। तो सारे तत्व हमको याद करने हैं। ठीक है। मूल्य सिद्धांत एक एक करके हम देखेंगे। आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत साहित्य के मूल्यांकन का एक सिद्धांत है, जो यह बताता है कि साहित्य का मूल्य उसकी कलात्मकता, प्रभावशीलता और मानवतावादी मूल्यों में निहित है। यानी जो हमारा साहित्य का रूप है, जो हमारी कला है, उसका क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व किसमें है? हमारे मूल्यों में। हमारे जो मानवतावादी मूल्य हैं, जो हमें मनुष्य कोटि में श्रेष्ठ प्राणी के रूप में साबित करते हैं, ईमानदारी नहीं, स्नेह भावना, प्रेम भावना, या और भी जो मूल्य हैं हमारे मानव बनने के, वह हमारे साहित्य का मूल तत्व है। ठीक है। यह सिद्धांत मानता है कि साहित्यिक कार्य का मूल्य उन विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने की क्षमता में है, जो मानव जीवन को बेहतर बनाती है। नहीं, उसे गिराती नहीं है, उसे क्या करती है? बेहतर बनाती है। और वास्तव में हम जीवन के सही मूल्यों को सीखें, सही दिशा में सीखें, तो हमारा जीवन क्या होता है? बेहतर बनता है। तो मूल्य सिद्धांत के जो प्रमुख तत्व हैं उन्हें हम देख लें। मूल्य का आधार, यानी साहित्य में जो हमारे मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, उसका आधार साहित्य में होना चाहिए। प्रभावशीलता, वह प्रभावी रूप से हो, जो मूल्य का सिर्फ किताबों में या सिर्फ वर्णन में ना हो, वह प्रभावशाली रूप से हमारे जीवन के दैनिक क्रियाकलाप में दृष्टिगोचर हो। मानवतावादी मूल्य, मानव से जुड़े जितने भी मूल्य हैं, उसका प्रयोग साहित्य और कला का विशेष तत्व होना चाहिए। साहित्य का उद्देश्य, और साहित्य का उद्देश्य भी मानवीय मूल्यों की गणना और उसका प्रसारण होना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में भी हम अपने नैतिक मूल्यों को पहचान सकें। समतुल्यता, यहाँ पर मूल्यवादी का ये सब मूल्य सिद्धांत का सबसे बड़ा ये तत्व है कि समतुल्यता होनी चाहिए, सब में एक तुलना होनी चाहिए। संग्राहक कला या समावेशी कला, यह क्या है? सबके लिए, यानी जो मानवीय मूल्य हैं किसी एक वर्ग विशेष के लिए ना हो, या एक ऐसी कला हो जो सबके लिए ग्राह्य हो, सबको दी जाए। नहीं, संग्राहक कला हो, यानी कि एक संग्रह करके एक दूसरे में प्रसारित करना। ठीक है। सरल कला, मानवीय मूल्य सरल कला के रूप में होने चाहिए, जिसको सभी अपना सके। रागात्मक अर्थ, यानी इमोशनल मीनिंग, यानी कोई भी जो मूल्य है वह हमारे इमोशन से, हमारे सेंटिमेंट से, हमारी भावना से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इसका सबसे प्रमुख गुण संप्रेषण,
यानी जो मानवीय मूल्य हैं वह एक दूसरे में प्रसारित होना चाहिए, तभी उस मूल्यों की पहचान बढ़ेगी और इसका प्रचार प्रसार आगे तक होगा। क्लियर हुआ? इस प्रकार हम देखते हैं कि आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत साहित्य को एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कला के रूप में देखता है, जो मानव जीवन को बेहतर बनाने और उसके मूल्यों को व्यक्त करने में मदद करता है। क्लियर हो गया मूल्य सिद्धांत? अब दूसरा पॉइंट, संप्रेषण सिद्धांत, यानी आई रिचर्ड्स ने जो और दूसरा सिद्धांत दिया संप्रेषण सिद्धांत, उसको हम देखें यह क्या है। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत एक कलात्मक अनुभव को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। यह सिद्धांत कहता है कि कला की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कलाकार अपनी अनुभूतियों को प्रभावी ढंग से श्रोता या पाठक तक पहुंचा पाता है, जिससे उन्हें समान अनुभूति हो सके। यहाँ पर हमने मूल सिद्धांत में देखा कि संप्रेषण एक मुख्य तत्व है, नहीं, इसीलिए संप्रेषण को उन्होंने अलग से एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। मैंने अभी तुरंत चर्चा की सबसे मुख्य संप्रेषण, तो उन्होंने संप्रेषण को एक अलग सिद्धांत के रूप में इसके विस्तार से चर्चा की, क्योंकि अगर संप्रेषण नहीं होगा तो कोई भी जो भावनाएं होंगी, कोई भी साहित्यिक कला जो होगी वह प्रचार या प्रसारित नहीं हो पाएगी। संप्रेषण सिद्धांत की मुख्य बातें, इसमें जो प्रमुख पॉइंट्स हैं वह देख लीजिए। प्रेषणीयता यानी कम्युनिकेटिविटी, कला की सफलता का महत्वपूर्ण पहलू। अगर यह प्रेषित नहीं होगा हर जगह तो हमारी जो कला साहित्य के रूप में यहाँ पर संप्रेषण जो रूप यहाँ पर समाज में दिखेगा, साहित्य में दिखेगा, उसका प्रेषण बहुत ही आवश्यक है। यह कला की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अनुभूति का समान अनुभव, यानी जो लिखते हैं, जो उस कला साहित्य को लिखने वाले हैं और जो उसको पढ़ने या सुनने वाले हैं, तो जिस अनुभूति से लिखने वाला लिखता है उसी प्रकार सुनने वाले और पाठक को भी वही समान अनुभूति होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा है भाषा का महत्व। संप्रेषण सिद्धांत में भाषा का बहुत महत्व है। अगर भाषा की बाधाएं होंगी, भाषा में कमियां होंगी, तो सही रूप से उस पाठ की जो विषय वस्तु है सही रूप से संप्रेषित नहीं हो पाएगी। ठीक है। कलाकार की प्रतिभा, यह भी एक प्रमुख बिंदु है संप्रेषण सिद्धांत का, क्योंकि अगर कलाकार में प्रतिभा ही नहीं रहेगी, लेखक में प्रतिभा ही नहीं होगी किसी विषय वस्तु को अच्छे से प्रस्तुत करने की, तो वह अपनी बात को संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। कला के मूल्य का आकलन, यहाँ पर कला में साहित्य में जो हम संप्रेषित करते हैं उसमें मूल्य का भी आकलन होना चाहिए। जो हमारे मूल्य हैं, मानवीय मूल्य जो हमें श्रेष्ठ श्रेणी में सब शामिल करते हैं, उसका मूल्य का आकलन भी इसमें होना चाहिए। व्यापक और प्रभावशाली अनुभूति, यानी जो अनुभूति हो उस क्या कहते हैं कला से, उस साहित्य से, उसका व्यापक और प्रभावशाली अनुभव आवश्यक है। कलावृत्ति की प्रतिक्रियाएं जो समरूप हो मगर पर्याप्त रूप से विभिन्न प्रकार की। यह क्या है? जो कलाकृति होगी उसकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी, नहीं, चाहे पाठक के मन में चाहे लेखक के मन में, वह एक समान होनी चाहिए, तभी वह अपने उद्देश्य में सफल होगी। लेकिन क्या होनी चाहिए? विभिन्न प्रकार की, यानी जो मत होंगे, कला की जो कृति होगी, जो रूपरेखा होगी, अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए, ताकि अलग अलग सिद्धांत को हम जान सके कि कला को हम विभिन्न प्रकारों से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ ये बात है। ठीक है। कलाकार की साधारणता, यानी कलाकार में वो साधारण गुण होने चाहिए जो किसी भी काव्य रचना के लिए, साहित्य रचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। ठीक है। अब आई.ए. रिचर्ड्स का तीसरा सिद्धांत काव्य भाषा सिद्धांत, जो भाषा पे आधारित होगा निश्चित रूप से, जैसा कि पढ़ के ही पता चल रहा है। रिचर्ड्स ने काव्य भाषा को एक विशिष्ट प्रकार की भाषा माना जो कि सामान्य या वैज्ञानिक भाषा से भिन्न हो। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। काव्य भाषा का उद्देश्य रागात्मक अनुभूतियों यानी इमोशन फीलिंग्स, नहीं, जो हमारी भावना से जुड़े होते हैं, को व्यक्त करना है, ना कि तथ्यात्मक जानकारी देना। यानी हमारी काव्य भाषा
ऐसी होनी चाहिए कि उस विषय वस्तु के प्रति हमारा जो भावनात्मक रूप है उससे जुड़ जाए। खाली तथ्य को पढ़कर हम ज्ञान अर्जित ना करें, उसकी ऐसी अनुभूति करें ताकि सेंटिमेंटली हम उससे जुड़ जाएं। तो ये है उनका काव्य भाषा सिद्धांत। ठीक है, उन्होंने काव्य भाषा को संकेत और अर्थ के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा। यानी काव्य जो भाषा है वह ऐसा संकेत है जो मतलब अर्थ को, उसमें समाहित अर्थ को एकदम में दोनों में संबंध स्थापित कर दे। यानी जो संकेत हम साहित्य में देंगे उसका अर्थ क्या हो, उसी से मिलता जुलता हो, दोनों में संबंध स्थापित होना चाहिए। ठीक है, जो पाठक के अनुभव पर निर्भर करता है। अब उस संदर्भ को, उस अर्थ को हम किस रूप में लेते हैं, पाठक क्या अनुभव करता है, अगर दोनों में संबंध नहीं होगा तो अलग अलग स्वरूप में उसकी गणना लोग करेंगे, अलग अलग विषय वस्तु के रूप में उसे देखेंगे। इसीलिए संकेत और अर्थ के बीच उन्होंने संबंध स्थापित करने की बात कही है। काव्य भाषा सिद्धांत के प्रमुख तत्व: रागात्मक अनुभूति यानी इमोशनल फीलिंग, साहित्य का उद्देश्य यानी कि उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करने वाला हो, ऐसी काव्य भाषा होनी चाहिए। व्यवहारिक आलोचना, यह आलोचना मतलब किसी का तिरस्कार नहीं है। यहाँ आलोचना का, साहित्य में आलोचना का अर्थ है अच्छे तरह से व्याख्या करना, नहीं नए स्वरूप में व्याख्या करना, व्यवहारिक रूप से, ताकि जो हमको समझ में आए, हमारे व्यवहार में कारगर हो, उस रूप से उसकी व्याख्या करना। आलोचना मतलब उसका तिरस्कार नहीं होता है। ठीक है, इस सिद्धांत में रिचर्ड्स ने पाठकों को साहित्यिक कृतियों की व्याख्या करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। यानी व्यवहारिक आलोचना एक उपकरण के रूप में, मतलब जो पाठक के साहित्यिक कृति हैं उसकी व्याख्या करने में उन्होंने इसे इस्तेमाल किया और उसे महत्वपूर्ण माना। संकेत और अर्थ देखिए क्या है। काव्य भाषा में शब्द संकेत होते हैं और जो किसी अर्थ की ओर इशारा करते हैं। संकेत में कोई बात बताना, साहित्य में, काव्य भाषा में, चाहे गद्य हो या पद हो, और वह संकेत किसी न किसी अर्थ की तरफ हमारा इशारा करता है, अर्थ को बताता है। ठीक है, कवि की भूमिका, तो काव्य भाषा में कवि की भूमिका बहुत प्रमुख होती है। समतुल्यता, दोनों में समतुल्यता होनी चाहिए, पाठक वर्ग और लेखक वर्ग में। वे कला जो मूल्यवान मानते हैं क्योंकि वह आवेगों को संयमित करता है और मन में संतुलन लाता है। समतुल्यता क्या बताता है? वह हमारे आवेगों को संयमित करता है किसी भी कला को स्थापित करने के लिए। तो इस डे का अंतिम पॉइंट रूसी रूपवाद। अब ये रूसी रूपवाद क्या है इसे हम देखें। रूसी रूपवाद रूस में सन 1910 से लेकर 1930 तक कला और साहित्य की समीक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली रूप रहा है। ध्यान से समझिए रूसी रूपवाद के प्रमुख तत्व क्या थे और यह क्या था और यह किस ईस्वी तक प्रभावशाली रहा था। ठीक है, इस सिद्धांत की शिक्षाओं के मुख्य प्रतिपादक विक्लोर सकलोवस्की, यूरी तिनिअनोव, व्लादिमीर प्रॉप, बोरिस आइकेनबॉम, रोमन याकोवसन और ग्रिगोरी यूकोवस्की आदि थे। ठीक है, ग्रिगोरी यूकोवस्की आदि थे। इनका नाम भी आपको याद रखना है रूसी रूपवाद के सिद्धांत में। यह साहित्यिक आलोचना का एक स्कूल है जो साहित्यिक कार्य के औपचारिक और संरचनात्मक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे भाषा, शैली और कहानी के तत्वों का अध्ययन। यानी रूसी रूपवाद हमें क्या सिखाता है कि साहित्य की जो भाषा होगी या उसका जो संरचनात्मक रूप होगा, उसकी जो बनावट होगी, उसमें जो तत्व शामिल हैं, जिसमें जो भाषा होती है, जो लिखने की का स्टाइल होता है, यानी शैली, या उसमें कहानी में या उस विषय वस्तु में किस तत्वों का अध्ययन है, इसी की विवेचना करता है। ठीक है, यह साहित्य को एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप में देखता था जो सामाजिक या ऐतिहासिक संदर्भों से अलग था। यानी एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप में रूसी रूपवाद ने काम किया और जो
सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों से अलग था, यानी इतिहास संबद्ध बातों को या समाज में जो पहले से स्थापित बातें थी उससे अलग कर उन्होंने इसे स्वतंत्र प्रणाली के रूप में अपनाया। रूसी रूपवाद के प्रमुख तत्व, साहित्यिक कार्य और औपचारिक विश्लेषण। इसके प्रमुख तत्व क्या हैं कि जो साहित्यिक कार्य हैं चाहे किसी भी रूप में हो, उसका औपचारिक रूप से एकदम फॉर्मल होकर उसकी व्याख्या करना, विश्लेषण करना। दूसरा है फोकस और इनफोकस। रूसी रूपवाद के सिद्धांत जो विम्बर सकलोवस्की ने फोकस और इनफोकस की अवधारणा दी, यह बात आपको याद रखनी है। विक्टर नाम है इसका, सकलोवस्की ने इसकी अवधारणा दी, किसकी? फोकस और इनफोकस की। क्या है ये? फोकस एक साहित्यिक उपकरण है जो पाठक के ध्यान को एक विशेष वस्तु या विचार पर केंद्रित करता है, जबकि इनफोकस पाठक के ध्यान को साहित्य से दूर करता है। तो हमें साहित्य या कला में ऐसे तथ्यों का उपयोग करना चाहिए जो पाठक के ध्यान को केंद्रित करे। अगर केंद्रित नहीं करता है तो वह क्या हो जाएगा? इनफोकस। ठीक है, ये हमारे सकलोवस्की जी का, विक्टर सकलोवस्की का प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख अवधारणा है। भाषा को अपरिचित करना नहीं, यानी जो भाषा है उसका जो परिचित, मतलब जो परिचित रूप चला आ रहा है उसको अलग करके अपरिचित करना। साहित्य की स्वतंत्रता, इसमें साहित्य लेखन की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ऑटोमोबाइल, यह क्या है? साहित्य को आत्मनिर्भर प्रणाली के रूप में देखना, यानी रूसी रूपवाद ने एक अन्य प्रणाली के रूप में आत्मनिर्भर रूप में इसको दिखाया, जो बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होती है। पहले से ऐतिहासिक संदर्भ में जो तथ्य दिए रहते हैं उससे हटकर यह आत्मनिर्भर प्रणाली के रूप में हमारे पाश्चात्य संप्रदाय में, अवधारणा में स्थापित किया गया। इसके और प्रमुख तत्व हैं शैली और संरचना, कविता की संरचना, लय एवं ध्वनि का महत्व, यानी कविता की संरचना में कविता की जो लय होती है, उसका जो उच्चरित ध्वनि होती है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। दृश्यता और कल्पना, साहित्यिक परंपरा, ठीक है, जो परंपरा चली आ रही, यानी परंपरा का भी इन्होंने समर्थन किया। दृश्यता यानी कल्पना के माध्यम से उस दृश्य को प्रतिरूप दे देना, उसमें रूप दे देना, रूपक के रूप में। नई आलोचना मतलब नए रूप से पहले की तथ्य की जो अवधारणा की व्याख्या बृहद रूप से। ये प्रमुख तत्व थे रूसी रूपवाद के। तो हमने इस डे 4 का जो प्रमुख पाठ था वो हमने देखा, टी.एस. एलियट का सिद्धांत, आई.ए. रिचर्ड्स का सिद्धांत और रूसी रूपवाद का सिद्धांत। तो साहित्य शास्त्र के आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में अंतिम पार्ट जो साहित्य शास्त्र का बच जाएगा, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी बातें दूर दूर तक जो इसके आकांक्षी हैं यूजीसी नेट को पढ़ने वाले के लिए वहाँ तक पहुँचे, इसके लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाय।